साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। जैसा कि आपने 2 दिन से बहुत कुछ सुना होगा, सुबह से तो बहुत कुछ सुन लिया होगा, और पता नहीं कितने सुबह के ऑडियो वीडियो निकले हुए जो आप दिन भर बैठ के देखते हैं। जिन मेरे भाइयों को दिन में काम नहीं होता है, ऐसे भी हजारों नहीं लाखों आदमी है जो अच्छी खासी पेंशन मिल रही है। लोग बोलते हैं पेंशन नहीं मिलती, नहीं, अच्छी खासी मिल रही है, ठीक है ना। और वो आराम से और कोई काम नहीं करते हैं, बस इसी को देखते हैं। तो डीए तो आपका आ गया होगा, शायद खाते में भी आ गया होगा, 15 लाख भी आ गए होंगे। ओआरओपी का आपका देखो ना, कितना जोर शोर से आपका वो चल रहा आंदोलन जंतर मंत्र पे, कितना जोर शोर से। देखो ना आप, डेडिकेशन देखो ना आप पूर्व सैनिकों का, उन योद्धाओं का, और वीरों का, वो वाणी वीरों का। उधर आपके अग्निवीर देखो ना आप, एमबीए कर करके अग्निवीरों में गए हैं। इस देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, नौकरियां भरपूर है पूरी। नौकरी की कहाँ कमी इस देश के अंदर? ये 5वीं आर्थिक शक्ति भाई, क्या बात कर रहे हो? यहाँ नौकरी की कमी है, कभी हो ही नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बुलडोजर बंद करो। कुछ लोग बोलते हैं बीजेपी का नाम मत लो, कुछ बोलते हैं कांग्रेस का नाम मत लो, कुछ बोलते हैं कांग्रेस ने देश डुबो दिया, कुछ बोलता है बीजेपी ने डुबो दिया। और जो हम खुद डूबे जा रहे हैं उसमें तो गलती को न बीजेपी की है न कांग्रेस की है। हमारा खुद का खोपड़ा जो खाली हो गया वो कौन भरेगा भाई? भगवान ने पूरा भर के भेजा था, अब आपने सही यूज नहीं लिया तो उसके लिए न तो कोई सरकारें दोषी है न भगवान दोषी है। क्या बताएं आपको? सुबह जैसा हमारे वीडियो पे ऐसे कमेंट्स आएगा, नीचे लिखा हुआ वीडियो यूट्यूबर, अरे 15 से है ये, 400 आदमी नहीं हुए हैं। सच्ची बात बोलता हूँ, कड़वी लगती है मत देखो, छोड़ दो उसको। सच्ची लगती है आगे बढ़ाओ। मैंने बोला ना कि 15 लाख की बात आए तो उन यूट्यूबरों का गला पकड़ो जाके, जिन्होंने बोला तुम्हें मिलेगा, नहीं मिलता है तो। जिन्होंने बोला हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। अभी कुछ दिन से चल रहा था ईड अपना एमओडी का, ठीक है ना। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एसोसिएशन वेलफेयर सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, इसके सेक्रेटरी से मुलाकात क्या कर ली, पूरे देश के अंदर हंगामा मच गया, बस सरकार कदमों में गिर गई। अरे भाई, एक सेक्रेटरी है, वो भी किसका है? एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट का, समझे आप? आपने उसको जाके अपना नाम बता दिया। अब ठीक है, कोई हमारा वो जो एक यहाँ से थोड़ा सा लूज है, वो उठाता 4-5 सेट बनाता है और सीधा जाके एमओडी के सीआर सेक्शन में चला जाता है, पीएमओ के सीआर सेक्शन में चला जाता है, राष्ट्रपति के सीआर सेक्शन में चला जाता है। ठीक है, आपका आईडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, ठीक है, बनवा लिया होगा। अब आपको ये पता नहीं कि सीआर सेक्शन में आपने जो डाक दी है, क्या वो डाक पीएम को, डिफेंस मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को पुटअप होगी? आपने यूनिट में नौकरी की है ना, एक यूनिट के अंदर डाक जब आती है तो जो डिस्पैचर होता है, तो जो डीआर लाके जैसे ही रखता है, डाक छांटता है तो उसमें ठप्पा मारता है वो, और हेड क्लर्क को पुटअप करता है। किसको? हेड क्लर्क को। हेड क्लर्क उसमें मार्क करता है कि उसमें से कौन सी चिट्ठी सीओ साहब के पास जाएगी, कौन सी 2SC के पास जाएगी, कौन सी एडम के पास जाएगी, कौन सी कंपनी कमांडर के पास जाएगी, कौन सी किसी अधिकारी के पास नहीं जाएगी, एसएम के पास ही जाएगी ओनली। अगर कोई टूटी फूटी गार्ड गुड 1-2 आदमी के पास है तो वो एसएम साहब के पर टिक कर देता है और वो चिट्ठी वहाँ चली जाती है। अब आप देख के चले आए, हमने ज्ञापन दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। अरे सीआर सेक्शन में पटक के आया, पता नहीं आगे कहाँ गई है। सीआर सेक्शन में पटक के आया, कहाँ गई तुझे क्या पता? ये आ गई है, अब आ गई है, वो दिखा, वो उठा के डालेगा नहीं उसके अंदर, आगे नहीं दिखाएगा भी हाँ ये देखो आई है, और ये कॉपी इसके साथ इनक्लोज है। जब आप वीडियो देखते हो तो बाद में इसको भी निकाल के देख लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कुछ तो हम खुद वैसे हो गए कि जैसे हम सुनते हैं वैसे हम मान लेते हैं, और जब मान लेते हैं और बाद में निकलता है वो झूठ, और झूठ निकला दुखी होते हैं। अब 125 अधिकारियों की बात प्रोसेस हो रही है, और लोग हैं जो अभी भी, अरे आप ये सोचो कि केंद्रीय सोल्जर बोर्ड
सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इस एक्साइज से अलग कैसे हो गया? केंद्रीय सोल्जर बोर्ड, सारे स्टेट के राज्यों के सोल्जर बोर्ड, डिस्ट्रिक्टों के सोल्जर बोर्ड, वो सारे अलग क्यों हो गए इस एक्साइज से? जबकि ये उन्हीं का काम है कि ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके सरकार को देनी, या केंद्रीय सोल्जर बोर्ड को देनी, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स अपना सर्विस को देनी। तो अब आप बताइए कि जिसको देनी है वो इससे आउट है, क्यों है? कभी सोचा? वो इसलिए कि सरकार नहीं चाहती है कि इन एजेंसियों को अगर हमने शामिल कर लिया तो डायरेक्ट एक्स सर्विसमैन हमारे से ऊपर आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि सर्विस पैटर्न के हिसाब से जाने दो, आर्मी हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल ब्रांच से चिट्ठी जाने दो रिकॉर्ड को, और मांग लेगा आ गया नहीं आ गया, हमने तो ये प्रोसेस की थी, नहीं आया नहीं मिला, लेकिन कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता सरकार का। अब यहाँ पंजाब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अब पंजाब हाईकोर्ट ने ऑर्डर में क्या लिखा, अब समझ में नहीं आया आपके? क्लियर लिखा उसने कि 10 साल से ऊपर जिसकी भी हो गई है, वो चाहे पिटीशन उसने हाई कोर्ट में डाली या नहीं डाली, सभी के लिए ऑर्डर जारी किया ना कि एक बार उसको स्टे करो जब तक हियरिंग नहीं होती। अब हियरिंग क्या होती है ये बात अलग है। हियरिंग में अगर बाद में बोल दिया गया कि ये सही डिपॉजिटिंग हो रहा तो तुम्हें बाद में करना पड़ेगा, आपके पैसे काटे जाएंगे, पेंशन उनके पास में आपकी, ये मत बोलना कि पैसे आपसे लिए जाएंगे, आपके पैसे काटे जाएंगे। ये फाइनल हियरिंग के ऊपर बात है। अब आपके चल रहे हैं एएफटी के अंदर, किसी हाई कोर्ट में नहीं, किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप चले गए हो एएफटी। एएफटी का पैरामीटर पता है, उसका अधिकार का दायरा कितना है? एएफटी सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी चीज पे आदेश दे सकती है, कौन से पे नहीं दे सकती, वो इंटरनल अरेंजमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट अपना एमओडी का। संसद ने एक बिल बना के एएफटी एस्टैब्लिश की है, किसके लिए? ओनली फॉर डिफेंस, जिसका इंटरनल अरेंजमेंट है। उसमें से कौन सी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड हो सकती है, ऑर्डर नहीं हो सकती है? समझे आप? ऑर्डर के लिए आपको ये सब पता है और सब जानते हैं, ज्यादा सच बोल नहीं सकते ना, बोलोगे तो व्यूअर नहीं मिलेगी मेरी तरह। भाई आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे आदेश क्या ये पिछले 10 साल में इस गवर्नमेंट ने माना है? बिल्कुल नहीं माना। चाहे आप वोटिंग का टाइम देख लो, कोई भी चीज का देख लो, कि नियुक्ति का देख लो, किसी भी सेंटेंस का देख लो, ठीक है ना। हमारे कोई 10-15 हज़ार हमारे रिजर्विस्ट बचे हुए हैं जिनकी पेंशन बढ़ाई थी 12,000 रुपये के आसपास की थी, 9,000 से, क्या मानना उसका? हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही है। अगर स्ट्रिक्टली आदेश दिया तो वो अध्यादेश लाके उसको पलट देती है। क्या कर लोगे आप? उनके पास में ट्रिक है भाई, पावर है, क्या कर लोगे जो आप छीन के ले लोगे? जितने ये कोर्ट केस किए हुए बैठे हुए, अरे भाई 19 के बाद में एएफटी का दिया हुआ 0.5% भी पेमेंट इंडिविजुअल को नहीं मिला है। 2019 के बाद में जितने ऑर्डर निकले हैं पेमेंट के, फाइनेंस के, एक भी पैसा नहीं मिला बंदे को, ठीक है ना। अब जब स्ट्रिक्टली एमओडी के अंदर जैसे ये बनाया हुआ है, तो एमओडी के सेक्रेटरी को अरेस्टिंग ऑर्डर निकाला था, वारंट निकाला था, आपको पता होगा। उस जज को उठा के चंडीगढ़ से कलकत्ता भेजा था, और संज्ञान किसने लिया? सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह साहब ने, कि वापस। और फिर बोला कि एएफटी आखिर है क्या चीज़ भाई, कि चिड़िया का नाम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में क्यों नहीं है? जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में होगी तब कानून की बात करेगी ना भाई। भाई आप जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एएफटी के बाद में, तो वहाँ जो आपका प्राइमरी एविडेंस के अंदर सिर्फ 3 ऑर्डर आते हैं आपके, आर्मी एक्ट, आर्मी रूल और डीएसआर। बाकी जो कुछ भी आपका है वो सब सेकेंडरी एविडेंस है, कोर्ट पर डिपेंड है माने या ना माने। तो यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो सुबह से शाम तक भ्रमित करिए कि यार बिजनेस तो बड़ा अच्छा खुला हुआ है ये, तो भगवान जी ने, मैंने मना किया हुआ इसलिए मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, या मैं उस काबिल नहीं हूँ, या मेरे वीडियो उस लेवल के नहीं है, या मेरी जानकारी उस लेवल की नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है।
कि मना तो मैं करता हूँ, क्योंकि सच बात अपने को पहुँचाने से मतलब है यार, ठीक है। जैसे ही एक बार ऐड आ गया तो बोलेंगे यार ये तो ऐड वाला, मतलब समझो कि ये तो पेइंग है, मतलब इसको तनख्वाह मिलती है यूट्यूब से। जिसका ऐड स्टार्टिंग में आ जाए या बीच में आए, समझो उसको यूट्यूब भर भर के पैसा दे रही है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो उसके अंदर ऐड आ जाए, खोलते आ जाए, बीच में आ जाए और क्लोज से पहले आ जाए, 1 मिनट 2 मिनट पहले, समझ लो आप कि वो पेड है चैनल यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। और जो पेड नहीं है वो अपना लगा के रखते हैं कि भैया यूट्यूब हमें एक पैसा नहीं दे रहा, हम यूट्यूब में सिर्फ उसकी सर्विस ले रहे हैं और अपना पैसा भर रहे हैं, आप हमें इसके अंदर में पैसा डालो ताकि हम इसको आगे चला सकें। जैसे 4PM वो अपने पैसों से चलाता है या पब्लिक के पैसों से, क्योंकि सच्ची खबर देता है। लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है, हम अभी भारत के अंदर 3rd ग्रेड के नागरिक कौन है? भारतीय सैनिक, पूर्व सैनिक। और 2nd ग्रेड में हम आगे या 4th ग्रेड में आगे जो सोल्जर सर्विंग है। क्यों कि एक तो उधर से काले अंग्रेज़ों का और यहाँ पर अभी खाकी अंग्रेज़ों का, दोनों तरफ से एक थप्पड़ इधर मार रहा है, एक इधर मार रहा है, कोई पुचकारने वाला नहीं है। अब सिविल में है, आगे पेंशन, इसलिए थोड़े सा आर्मी एक्ट, आर्मी रूल से छुटकारा मिल गया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भी आप 3rd ग्रेड मतलब रखते हैं। बाकी वो 4th ग्रेड में क्यों है? क्योंकि उनको दोनों तरफ से बंधन है, अंदर से भी और बाहर से भी है। पैरामिलिट्री फोर्स के एक अधिकारी को नेताओं के गुंडों द्वारा ठोका जाता है अच्छी तरह से, और हमारे खुद के सोल्जर पैरवी करते हैं। कितने यूट्यूब आ गए, हमारे खुद के पैरवी करते, शर्म नहीं आती उन बेशर्मों को कि पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा भी फर्स्ट लाइन के अंदर खड़ा हमारे साथ में, वहाँ बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो तिब्बत पे, भूटान पे, JNK में, चाइना में, कहीं भी खड़ा है वो फ्रंटियर फोर्स है, ठीक है ना, कोई रिजर्व फोर्स नहीं है। लेकिन फिर भी क्या बताएं, इसलिए भाई हम नंबर 3rd और 4th पे आ चुके हैं। हमारा इस देश के अंदर इतना ही वजूद है कि मालिक की दया से हम जिंदा हैं, ठीक है ना। हमारी मौत की कामना सरकारें हमेशा करती आई है कि जितने ज़्यादा मरेंगे तब जाके मतलब वो बजट बचेगा। अब आप यार देखिए ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी बढ़िया है। एक बीमार सरकारी उपकरण को सिविल के हाथों में दे दो, बीमार को, भाई घाटे में चल रही है, सिविल के हाथों में गई, पीछे भी उसको बोलो जा बैंक में लोन ले, खड़ी कर, इसको लोन लिया और वो खड़ी कर दिया। जैसे ही वो मालिक के अंदर इनकम देने शुरू हो गई, खड़ी हो गई, बोले हाँ हो गई, अप्लाई कर बैंक में, एनपीए अप्लाई कर, हम माफ करेंगे ना। बीमार आपकी उपक्रम को सिविल में दिया, बाद में बैंक से पैसा दिलाया, उसी पैसे को एनपीए कर दिया, और फिर जब उसके पास पैसा आ गया, जब पार्टी फंड में आ गई और अरबों खरबों का पार्टी फंड हो गया। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, सब करते हैं, जिसकी सरकार है वो करते हैं। जो उनकी हेल्प करेंगे तो करेंगे भाई, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी है यार, 800 करोड़ के अंदर 200 करोड़ उसको बैंक मैनेजर को दिया, पीएनबी वाले को, तब जाके मालिया को वो ऋण मिला था ना। वो 200 करोड़ के बैंक का जो मैनेजर था, ठीक है ना, पंजाब नेशनल का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो 200 करोड़ अपनी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता था। मालिया ने उसकी कमाई भी करा दी, अपनी भी कर दी, और विदेशों में मौज कर रहा है। ऐसे सारे कर रहे हैं। आज एक आदमी, किसान ने ऋण क्या ले लिया, उसका तो खेत बिक रहा है, उसका खेत बिक रहा है, नोटिस जा रहे हैं उसके घर, ठीक है ना। और यहाँ लाखों अरबों रुपये माफ़ हो रहे हैं, और एक मर्दकाल मरने वाला रिजर्विस्ट सैनिक बेचारा 3 लड़ाइयाँ लड़ ली, उसको 9 से 12 हज़ार करते हुए शर्म आ रही है इस सरकार को। डूब मरो। बंगाल पाकिस्तान बन रहा है। आज हम सोल्जरों के बोल रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, जब वो डिक्लेयर कर देगी अपने आप को पीएम ऑफ अपना वेस्ट बंगाल, प्राइम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल डिक्लेयर करेगी ममता बनर्जी, तब क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे? किसका लगाओगे? जब वो खुद अपना राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देगी। समझ गए आप किस कंफ्यूजन में हो? जब आपके एंड सोर्स सब कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है,
उसके बाद में भी आप शांत बैठे हो, तो क्या फिर शांत बैठे हो, क्या कर रहे हो? पब्लिक का मुंह क्यों खुलवा रहे हो यार? बाद में पब्लिक वोट नहीं दिया, पब्लिक ने ये नहीं किया, पब्लिक ने वो नहीं किया, हिंदू मरने वाले हैं, हिंदुओं का कत्लेआम होने वाला है, मुसलमानों का कत्लेआम होना है। अरे माफ़ करो रे भाई, माफ़ करो यार। जिस दिन अंतिम सांस आनी है तब आ जाएगी, जाना होगा उस दिन जाएंगे, लड़के जाएंगे या ऐसे जाएंगे, चारपाई में जाएंगे, मर के जाएंगे, जड़ के जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं हमारे को, लेकिन जाएंगे जरूर। यहाँ ना हमारे हजारों साल के पुरखे रहे ना हम रहेंगे। उन्होंने भी बहुत बलिदानियाँ दी, हमारे भी देंगे। खून अभी तक बिल्कुल वो नहीं है, काला नहीं हुआ, खून का रंग अभी लाल है। जिस दिन ये काला हो जाएगा ना, फिर बाद में कुछ नहीं है। इसलिए मैंने अपनी बकवास कर ली। आपको अच्छी लगे, जाने चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। उठो, खुद उठो तो पाओगे। किसी के भरोसे बैठे होगा, कोई नहीं देकर लाके आपके मुंह में। खुद उठो, अपने अध्यक्षों को उठाओ, ठीक है ना। कभी उस कपिल को गाली दे रहा हो तो आज उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि वो ठीक बोलता है, ठीक बोलता है। बस अभी एफई ने, तो एफई प्रेसिडेंट ने एक मतलब वो अपना ज्ञापन दे दिया कि भाई ORP3 जल्दी कर लो, और जो 2 का है उसका भी ध्यान रखो कि वो हमारी अभी तक विसंगतियाँ वैसी की वैसी है। लेकिन इसके एसोसिएट जितने भी है, 157 है या 150 है, उनको भी तो बोला था कि भाई तुम भी दो। उनमें से कितनों ने दिया? जो हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं एफए के, ठीक है ना, स्पोक्समैन के बने हुए हैं, कोऑर्डिनेटर के बने, उसके अंदर तो नहीं आया कोई एक भी, सिवाय एक एफए चीफ के। तो फिर कहाँ है हम? किसके साथ हो भाई? मैं तभी तो बोलता हूँ कि एफए अध्यक्ष को भी बोलता हूँ कि आप ग्राउंड में, 1 साल हो गया आपको चुने हुए, तो एक बार ग्राउंड में रखिए आप। तो कोई आपके साथ है भी या हम वैसे एफए का बोल रहे हैं? जैसे दिग्गज ब्राह्मण महासंघ गई, तरन तारण गया, सब गया, सारे अपने अपने कोटे में चले गए, अपने अपने कोटे के अंदर है, बाहर कोई नहीं है। हम लोग अभी फिर भी बाहर हैं। साहब आप भी अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो, एक फिजिकल मीटिंग बुला लो, कोई आता है तो पता चल जाएगा। और कोई होता तो अभी तक कम से कम 150 में से 25 तो जाते ना ज्ञापन। 5 ज्ञापन नहीं गए आपको छोड़ के। मुझे भी माफ़ करना, आज मैं वो जोश में आके बोल दिया, मुझे माफ़ करें, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या करें साहब, जो कुछ हो रहा है हमारे दुश्मन बने हुए हैं, ना साथ चलेंगे, ना कुछ करेंगे, ना कुछ करने देंगे। बोलेंगे तो पता नहीं कौन सी पूछ पीछे लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।